हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप कुमार सिंह यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर एजुकेटर्स बूस्टर पे मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ठीक है। और आज से हम लोग एक नए चीज को देखने जा रहे हैं। ठीक है। जैसे आप लोगों को पता है कि पिछले बहुत सारे वीडियोस जो हैं हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित थे, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी के वीडियोस आपको मिलते रहे हैं और मिलते रहेंगे आगे भी। साथ ही साथ एक नई पहल के तहत हम लोग आज से आप लोगों के लिए मतलब कि बीपीएससी 70वीं बीपीएससी या फिर किसी भी तरह के कमीशन के एग्जाम, जैसे कि पीसीएस में यूपी पीसीएस हो, या अभी हाल ही में आरओ के भी एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए हो, या तो फिर किसी वनडे एग्जाम के लिए भी, है ना, बराबर और समान रूप से महत्वपूर्ण हमारी ये करंट अफेयर्स की श्रृंखला 2024 के लिए आज से प्रारंभ हो गई है। जिसमें हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने सेक्शन वाइज इस मतलब कि सीरीज को चलाया है, जिसके तहत क्या होगा कि लगभग 1 घंटे के, सवा घंटे के, या कभी कभी 1 घंटे से थोड़े कम के भी वीडियोस आप लोग को बीच बीच में मिलते रहेंगे। ये वीडियो क्या है कि जितने भी आप महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं या समाचार पत्रों को जो पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स को पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, ठीक है, उन सभी जगह से इसे एकत्रित करके, इसे कलेक्ट करके एक जगह इसे हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को दे रहे हैं, जिसमें आप कोई भी जो भी मानक स्टैंडर्ड मैगजीन्स हैं, जैसे कि या तो प्रतियोगिता दर्पण हो, ठीक है, जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण मैगजीन माना जाता है, ठीक है, सभी तरह की परीक्षाओं के लिए, साथ ही साथ क्रॉनिकल हो, ठीक, या फिर अन्य और भी जितने भी महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं जो भी होंगी, उन सभी से हम लोगों ने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को, ठीक है, पिक किया है, टॉपिक्स को पिक किया है, और हम लोगों ने उसे क्या किया है ना कि क्वेश्चन के फॉर्म में उसे बदल दिया है। तो क्वेश्चन के फॉर्म में बदल देने से इससे बहुत सारे फायदे होंगे। एक तो ये फायदा होगा कि क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को डिस्कशन मिलेगा यहाँ पर, ठीक, और क्वेश्चन के थ्रू आप लोग हम लोग के साथ में जब जुड़ेंगे तो इससे आपका अभ्यास होगा, एक्सरसाइज होगा, प्रैक्टिस होगा, ठीक। तो क्या होता है ना कि इसे याद करने में बहुत दिक्कत होता है, ऐसे मैगजीन से पढ़ने में, याद करने में, अंडरलाइन करने में आप लोगों को समय भी अधिक लगता है और कई बार आप भूलते भी हैं। लेकिन साथ में जब आप लोग सहयोग करेंगे, डिस्कशन करेंगे और सहभागिता निभाएंगे, तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को जल्दी याद होगा, ठीक। और साथ ही साथ आप लोग इस वीडियो को कम समय में अधिक मतलब कि मान लीजिए कि 2x पे, 1.5x पे चला करके उसे बार बार रिवीजन भी कर सकते हैं आप इस वीडियो से। तो कई तरह से आप लोग के लिए ये बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो मेरा आग्रह है आप सभी मित्रों से कि आप लोग इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करें, जितना अधिक से अधिक हो सके। इससे हम लोग का मनोबल भी बढ़ता है और फिर हम लोग और अच्छे से सघन रूप से, ठीक, अन्य जितने भी मार्केट में सोर्स चल रहे हैं सबसे एकत्रित करके आप लोग को देना चाहते हैं, ताकि जितने भी पीसीएस के स्तर पे जो भी एग्जाम होने वाले हैं वहां से आप लोग के सवाल ना छूटे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पूरे के पूरे 150 सवालों में सबसे अधिक जो वेटेज है, सबसे अधिक भारांश जिस सेक्शन का है, जिस खंड का है, वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से सर्वाधिक सवाल आप लोगों को दिखेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए रणनीति भी बहुत मजबूत होनी चाहिए और काफी लंबे समय तक ये श्रृंखला जब चलता है ना, तब जाकर के क्वेश्चन क्या है कि 35 में से, 40 में से आपसे 30, 32, 35 तक के सवाल आप सही कर सकते हैं, तभी संभव है, ठीक है। तो आज से हम लोग इसे प्रारंभ करते हैं। आप लोग थोड़ा हमें भी मोटिवेट कीजिए, ठीक है, और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक, जिसमें कि राष्ट्रीय परिदृश्य के महत्वपूर्ण घटनाएं आज आपको दिखाई पड़ेंगी, ठीक है, और साथ ही साथ फिर आगे जब हम लोग चलेंगे तब इसमें जो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर की घटनाएं होंगी वो दिखेंगी आपको, ठीक है। उसके बाद फिर कई तरह के पुरस्कार वाले भी सेक्शन आएंगे, ठीक है, कई तरह की इसमें संक्षिप्तकी भी आएगी, जिसके अंतर्गत विश्व में जितने भी पॉपुलर व्यक्ति हैं, पॉपुलर प्लेसेस हैं, इस तरह की सभी चीजें इसमें आती रहेंगी, राइट। तो चलिए, आज से आप लोगों के लिए ये एक नया सीरीज प्रारंभ किया जा रहा है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का 24 घंटा चलने वाला पहला अनाज एटीएम अन्नपूर्ति, क्या अन्नपूर्ति, कहां खोला गया है, ठीक है। तो आपके विकल्प हैं ओडिशा, बी है उत्तर प्रदेश, सी है छत्तीसगढ़, या डी है हिमाचल प्रदेश।
ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो है ए, उड़ीसा। मतलब उड़ीसा राज्य में, ठीक है, भारत का 24 घंटा चलने वाला पहला अनाज एटीएम अन्न पूर्ति खोला गया है। राइट, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पहल है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है? ए, उड़ीसा। राइट, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। ठीक है, 2 कहता है क्वेश्चन नंबर कि भारत में 2 नए मोर अभ्यारण्य कहां घोषित किए गए हैं या कहां स्थापित किए गए हैं? तो ए है कर्नाटक और केरल, या बी है छत्तीसगढ़ उड़ीसा, या सी है कर्नाटक तमिलनाडु, या डी है केरल महाराष्ट्र। ठीक है, ये विकल्प आपके सामने है, तो इसमें से बताना है कि सबसे सही उत्तर कौन सा है। तो देखिए, इसमें सबसे सही उत्तर है कर्नाटक और केरल। मतलब कर्नाटक और केरल राज्य में क्या हुआ है कि 2 नए मोर अभ्यारण्य खोले गए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से खोले गए हैं? तो एक है जो अभ्यारण्य खोला गया है वो है आदि चुंचनगिरी। आदि चुंचनगिरी, आदि चुंचनगिरी कहाँ है? तो यह है कर्नाटक राज्य में। कहाँ है? ये कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है। और देखिए, दूसरा केरल में खोला गया है जिसका नाम है चुल्लनुआर। क्या? चुल्लनुआर। ये कहाँ खोला गया है? केरल राज्य में। ठीक है, केरल राज्य में। तो इन दोनों का नाम भी आप लोग अपने नोटबुक में नोट करते चलिए, है ना, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। कभी हो सकता है कि सीधे आपको ये नाम ही दे दे कि 2 महत्वपूर्ण कौन से घोषित क्षेत्र हैं, तो उसमें इसी तरह से दे दे कि आदि चुंचनगिरी और चुल्लनुआर, ऐसे ही करके ऑप्शन बना दिया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों ही चीज आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि भारत का पहला ग्राफीन सेंटर कहां स्थापित किया गया है? कहां पर स्थापित किया गया पहला ग्राफीन सेंटर? राइट, तो आपके ऑप्शन है केरल, बी है कर्नाटक, सी है गुजरात, डी है तमिलनाडु। ठीक है, तो इस सवाल का जो उत्तर है वो है ए। ठीक है, क्या? केरल। तो भारत का पहला ग्राफीन सेंटर कहां स्थापित किया गया है? केरल में। ठीक है, तो ये क्या है ग्राफीन सेंटर? तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा कि ग्रेफाइट की बनी हुई एक संरचना ग्राफीन होती है जिसे ग्रेफाइट से प्राप्त किया जाता है। ये ग्रेफाइट की बहुत ही पतली शीट होती है। ठीक है, बहुत पतली शीट होती है, 2 डायमेंशनल आकृति की होती है। 2 डायमेंशनल आकृति की होती है। ठीक है, 2 डायमेंशनल आकृति की होती है। ठीक, ये हेक्सागोनल होती है। हेक्सागोनल का मतलब जिसमें कि मतलब 6 जिसमें कि साइड्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये कार्बन होते हैं इसमें। ठीक है, कार्बन होते हैं, कार्बन के शुद्ध रूप है ये। ठीक है, और इसमें कई संरचनाएं जुड़ी हुई होती हैं, कई संरचनाएं इसमें जुड़ी हुई होती हैं इस तरीके से। ठीक है, आप देखिए इसे, ये इस तरीके से कई संरचनाएं इसमें जुड़ी हुई आपको मिलेंगी। तो ये हेक्सागोनल संरचना होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है। ठीक है, और ये जो होती है ग्राफीन, इसमें कई पतले पतले 2 डायमेंशनल ग्रेफाइट के शीट्स को, ठीक है, जोड़ करके एक संरचना बनाई जाती है, उसे कहते हैं हम ग्राफीन। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सारे उपयोग हैं इसके। आप इतना जान लीजिए इसके एक्सपेंशन के थ्रू, इसके द्वारा कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के उत्पादन में इसका महत्वपूर्ण उपयोग होता है। ठीक है, क्योंकि ये अगर सुचालकता के मामले में देखा जाए, ठीक है, इंसुलेटर के रूप में, इसे सुचालकता के रूप में देखा जाए, अगर कंडक्टिविटी तो कंडक्शन इसका बहुत हाई होता है। यह कॉपर से भी अधिक ज्यादा क्या है, सुचालक होती है, और ये स्टील से भी ज्यादा क्या है, अधिक मजबूत होती है। ठीक है, और उसके बाद फिर अगर आप देखें
कि इसमें जो लचीलापन है ये अत्यंत लचीलापन होता है, ठीक है, और लगभग मान के चलिए कि कईयक गुना, ठीक है, कईयक गुना अधिक मजबूत होती है स्टील से ये। तो इन सभी महत्वपूर्ण खासियत की वजह से इसको क्या किया गया है, इसे टेक्नोलॉजी में अधिक यूज किया जाता है, ठीक है ना, और इस पे रिसर्च चल रहा है ताकि धीरे धीरे हम इसका अधिक से अधिक उपयोग और अधिक कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए ही केरल में ग्रेफिन सेंटर की स्थापना की गई है, राइट। और अगर आपको हम ये बताएं कि आजकल दवाई के डिलीवरी में, जैसे कि अगर हम लोगों के शरीर के अंदर में दवाई का डिलीवरी जब किया जाता है, छोड़ा जाता है कोई ऐसे कोशिकाओं को हटाने के लिए जो कि रोग पैदा करते हैं, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल धीरे धीरे मेडिकल के क्षेत्र में भी बढ़ता चला जा रहा है। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में जानकारी मिल गई। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। हिंद महासागर में पानी के नीचे कौन सी संरचनाओं को अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन, ठीक है, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन एवं यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग, ठीक है, अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग के द्वारा अनुमोदित किया गया है, ठीक है। मतलब आप लोगों को एक बात मैं बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं, आप लोग जाकर के देखिए विगत वर्षों में, उसे ज्योग्राफी के सेक्शन में रख दिया गया है, लेकिन है हालांकि ये करंट अफेयर्स की, मतलब जैसे कि अरब सागर में कुछ महत्वपूर्ण द्वीप हैं, ठीक है, मुंबई के तट के पास कुछ महत्वपूर्ण द्वीप हैं, ठीक है, जिन्हें किसी ज्योग्राफर या भूगोलवेत्ता के नाम पर उसके नीचे पाए जाने वाले पर्वत या पहाड़ों को उनके नाम पर रखा गया है, तो उस साल वो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर भी वैसे ही एक महत्वपूर्ण डायमेंशन को हमने खोज के लाया है कि हिंद महासागर में पानी के नीचे कौन सी संरचना ऐसी है जिसको अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन ने, राइट, और यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है या उसे प्राथमिकता दी गई है, शामिल किया गया है। कौन सा है? ए अशोक सी माउंटेन, बी चंद्रगुप्त रिज, या सी कल्पतरु रिज, या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए इस सवाल का उत्तर होगा डी, उपरोक्त में से सभी, राइट। सी माउंट का मतलब क्या होता है? सी माउंट का मतलब होता है कि एक ऐसा आकृति जो सी लेवल में, देखिए जैसे ये सी लेवल है, इसे सी लेवल आप मान लीजिए, सी लेवल, तो एक ऐसा आकृति जो इस तरीके से निकला हुआ होता है समुद्र से बाहर, सी माउंट है, ठीक है। सी माउंट मतलब कि ये पिक की तरह ऐसे निकला होता है, इसे सी माउंट कहते हैं, पानी के अंदर ऐसे होता है। लेकिन जब यही आकृति चपटा हो जाए, मतलब कि नुकीला ना निकला रहे और ये चपटा हो जाए, तो इसे गुयाट कहते हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए, हो सकता है ये भी आ जाए सी माउंट और गुयाट, लेकिन यहाँ पे है सी माउंट, तो इस तरह की आकृति होगी। उसके बाद फिर रिज, रिज का मतलब क्या होता है? उभार, राइट। जैसे कि ये रिज है, ये रिज उभार है, ये उभार है, रिज, ठीक। तो ये चंद्रगुप्त रिज, कल्पतरु रिज या उपरोक्त सभी, तो सभी होंगे। आप लोग को याद करना है, इसे नोट कर लीजिए, अति महत्वपूर्ण सवाल है, किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग को चलना चाहिए। ओके फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कहता है कि पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के विषय में कौन सा कथन सत्य है। थोड़े कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो थोड़े बड़े होंगे, ठीक है, और थोड़े आप लोगों को उसमें अधिक नॉलेज और अधिक मतलब कि ज्ञान और पॉइंट्स का आप लोग को जरूरत पड़ेगा, फैक्ट्स का जरूरत पड़ेगा उस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो उस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर स्कीम्स से होते हैं, राइट। जो गवर्नमेंट के स्कीम्स होते हैं ना, तो कई बार क्वेश्चन उससे थोड़ा लेंदी बन जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस को आप लोग को इस रूप में भी दिखाऊंगा ताकि आप लोग का अभ्यास इस तरह के क्वेश्चन के लिए भी होता रहे, ठीक है। ओके, तो कहता है कि पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो ए है, यह उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला प्राप्त करने वाले छात्रों को शिक्षा लोन उपलब्ध कराता है, राइट। तो ये एकदम अनडाउटली बिल्कुल राइट है, ए एकदम राइट है, ठीक। बी है, लोन की सीमा 7.5 लाख रुपया रखी गई है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। और सी है, छात्रों की पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, राइट, एकदम ये सही है। फिर डी है, NIRF के आधार पर दाखिला लेने वाले छात्रों को लोन दिया
जाता है। तो ये भी राइट है। NIRF क्या है? नेशनल, ठीक है, नेशनल NIRF मैं यहां लिख दूं, इसका मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन, उसके बाद रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसके तहत क्या होता है कि हमारे देश में जितने भी महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हैं उन्हें एक रैंकिंग दी जाती है, ठीक है ना, उनके गुणवत्ता के आधार पे, उनके शैक्षणिक गतिविधि के आधार पे, ठीक है, इन सभी चीजों को आधार बना करके उन्हें एक रैंकिंग दी जाती है। तो उस रैंकिंग में, ठीक है, जो भी विश्वविद्यालय 100 एक से लेकर के, जो भी विश्वविद्यालय 1 से लेकर के 100, ठीक है, कि रैंकिंग में विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय में जो भी विद्यार्थी एडमिशन लेंगे, आप लोग ये सभी को नोट करते चलिए, क्योंकि एक क्वेश्चन के थ्रू, मैं डिस्कशन के थ्रू उसको बहुत कवर करता हूं, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातों को मैंने लिखवा दिया है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आएंगे कि NIRF रैंकिंग में जो विश्वविद्यालय 1 से लेकर के 100 रैंकिंग तक है, उसमें जो भी स्टूडेंट्स, छात्र छात्राएं एडमिशन लेंगे उन सभी को इसके दायरे के तहत लाया जाएगा। साथ ही साथ 101 से लेकर के 200 रैंकिंग तक के जो भी क्या है, राज्य के, राइट, राज्य के अंदर स्थापित विश्वविद्यालय होंगे, ठीक है, उसके अंदर स्थापित विश्वविद्यालय में जो भी छात्र छात्राएं इसमें एडमिशन लेंगे उन्हें क्या है, एजुकेशन लोन दिया जाएगा 7.5 लाख का। तो आपको पता चल गया ये, ठीक है। तो ये ई क्या है, इसमें से सभी सही है, सभी सही है, ठीक है। तो एक दो बात और मैं इसके बारे में लिख दूं, PM विद्या लक्ष्मी स्कीम के बारे में, कि ये इसमें क्या होता है कि जो भी लोन स्टूडेंट्स लेते हैं तो उस लोन का 75% गारंटी केंद्र सरकार लेती है। गारंटी लेने का मतलब क्या हो गया कि इसके तहत अगर किसी भी कारणवश अगर वो विद्यार्थी ऋण चुकाने में अगर असमर्थ होते हैं तो इसका पूरा का पूरा गारंटी केंद्र सरकार अपने ऊपर लेती है। अर्थात बैंकों को इससे मुक्त रखा गया है, इस दबाव से कि उनका पैसा अगर वापस नहीं आया तो क्या होगा, क्योंकि उनका पैसा किसी भी स्थिति में अगर पैसा समय पे नहीं वापस आती है तो केंद्र सरकार उसका 75% राशि स्वयं लौटाती है। ये एक बात आप समझ गए। कोई विद्यार्थी अगर 10 लाख रुपए तक का लोन लेता है तो उसको भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए 3% ब्याज देना होगा उसे। एक पॉइंट ये भी है, अगर आ जाए तो ठीक ही बात है। और एक बात जो आपको याद रखना है कि ये जो स्कीम है ये 2024-2025 से, ठीक है, लेकर के कहां तक चलेगा, 2030-2031 तक, ठीक है, के लिए ये स्कीम को चलाया गया है। आप इसे भी नोट कर लीजिए, ठीक है। 3600 करोड़ रुपए का इसमें क्या है, 3600 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान है, करोड़ रुपए रखा गया है इसके लिए, ठीक है, राइट। और 10,500 विद्यार्थियों को इसके तहत, ठीक है, लाभ देना सरकार का एक लक्ष्य है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, ताकि कोई भी स्टूडेंट उच्च विश्वविद्यालय में दाखिला लेने और उसमें अध्ययन करने का उनका जो सपना है वो किसी भी वित्तीय अस्थिरता या वित्तीय समस्या की वजह से ना टूटे और सभी को अपना सपना पूरा करने का पूरा मौका दे। यही इसका मूल उद्देश्य है। मैं बार बार कह रहा हूं, इसे आप ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, आ सकता है, लेटेस्ट है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग को चलना चाहिए। ओके फ्रेंड, चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन है, वन लाइनर ही है एकदम, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या है? हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश या डी बिहार। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी, राइट, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, ठीक है, पहला राज्य है मध्य प्रदेश ऐसा जो छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि भुगतान करने वाला राज्य बन गया है, राइट। ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, राइट। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चले आगे। मासिक धर्म में अवकाश की घोषणा करने वाले निम्न में से कौन से राज्य हैं? ठीक, आपके विकल्प दिए हैं केरल, ए, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी उपरोक्त सभी, राइट। तो अब इसे देखिए, तो इसमें उत्तर आपका होगा डी उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी हैं, राइट।
उड़ीसा जो है वो थर्ड राज्य बना है। अभी हाल ही में उड़ीसा ने इस पहल को स्थापित किया है। ये क्या है? तीसरा राज्य है। तीसरा राज्य है, तीसरा राज्य है, अभी हाल ही में किया है। हाल ही में उड़ीसा राज्य द्वारा इसे स्थापित किया गया है, इसे बनाया गया है। बाकी केरल और बिहार पहले से इसे लागू कर चुके हैं। तो मिलाकर के अब 3 राज्य हमारे देश में हो गए हैं, केरल, बिहार, उड़ीसा। तो इसका उपरोक्त सभी उत्तर होगा। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा है। ठीक है, आप लोगों को इसे नोट कर लेना है, बार बार देखना है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 पर। राइट, ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब है और बहुत अच्छा है अपने आप में। आप देखिए ध्यान से। कहता है कि सकल पर्यावरण उत्पाद, ठीक है, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, राइट, सूचकांक के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? ठीक है, क्वेश्चन में क्या है कि सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो आपके विकल्प हैं, ऑप्शन है ए जल, बी मृदा, सी वायु, या डी वन, या ई उपरोक्त में से सभी। ठीक है, तो आप इसे देखिए ध्यान से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, उपरोक्त में से सभी मतलब सकल पर्यावरण उत्पाद जो है उसमें जल, मृदा, वायु और वन, इन सभी को हम शामिल करते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड। तो देखिए क्या होता है कि जो सकल पर्यावरण उत्पाद है या फिर ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट जो इंडेक्स है, इसके तहत क्या होता है कि किसी भी स्थान पर, किसी भी राज्य में, ठीक है, किसी भी स्थान पर, किसी भी राज्य में, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, है ना, आज क्या है कि विकास बहुत महत्वपूर्ण है ना। हर राज्य को, हर देश को अपना विकास करना है। ठीक है, और विकास के लिए क्या होता है, कई तरह की ऐसी गतिविधि होती है जिससे कि क्या होता है, पर्यावरण पर नकारात्मक असर भी पड़ता है, आपको पता होगा। तो इसी के तहत इस इंडेक्स को लाया गया है। इस इंडेक्स में यह देखा जाता है कि जो विकासकारी गतिविधि है, कोई भी राज्य जो अपने राज्य में विकासकारी गतिविधियों को जो स्थापित करता है और आगे बढ़ाता है, तो उसका प्रभाव जल, मृदा, वायु और वन पे कैसा पड़ रहा है। ठीक, क्या जल, वायु, मृदा और वन पर सरकार के द्वारा या फिर उस समाज के द्वारा, उस राज्य के द्वारा जो विकासात्मक गतिविधियां या फिर डेवलपमेंटल जो वर्क किए जा रहे हैं, उसका नकारात्मक असर कितना पड़ रहा है? क्या ऐसा तो नहीं है कि इतना ज्यादा नकारात्मक असर पड़ रहा है कि उसका मानव के स्वास्थ्य पे हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, या वहां का प्रदूषण रहने लायक नहीं है? तो इसे इस रूप में देखा जाता है। यदि विकासात्मक कार्य के बाद भी यदि पर्यावरण की ये महत्वपूर्ण 4 घटक जो हैं, इन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इसे विकास का उच्चतम मॉडल कहा जाता है, इसे अच्छा विकास कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, संधारणीय विकास कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट माना जाता है। तो इस रूप में इसे देखा जाता है। और यह भी कहा जाता है कि इसे, ठीक है, प्रकृति और विकास को के साथ संतुलन स्थापित करने में इस ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके द्वारा सरकार को, ठीक है, आगे पर्यावरण के क्षेत्र में और नए नए कार्य करने का भी अवसर और क्या बोलते हैं कि पर्सपेक्ट प्राप्त होता है। ठीक है, उन्हें आगे और अधिक अच्छा कार्य करने के लिए क्या है, बहुत सारे महत्वपूर्ण इंडिकेटर के द्वारा उन्हें पता चलता रहता है समय समय पे। ठीक है, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? कौन सा प्रथम राज्य है? यह क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम या मध्य प्रदेश। देखिए इन चारों राज्यों को देखेंगे तो एक बात समझ में आएगा आपको कि चारों ही राज्य क्या है कि वन संपदा से परिपूर्ण है। ठीक है, प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है। तो लेकिन इन चारों में उत्तर जो आपका है वो बी है। कौन सा? उत्तराखंड। उत्तराखंड हमारे देश का वह प्रथम राज्य है जिसने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक के इस संकल्पना को अपने यहाँ लागू किया है। अर्थात अब उत्तराखंड ऐसा राज्य हो गया है जो ये देखेगा कि उत्तराखंड के अंदर जो भी विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं उसका असर इन चारों घटकों पर, मतलब कि जल, मृदा, वायु और वन पे कैसा पड़ रहा है।
क्या विकासात्मक गतिविधियां इसे बहुत अधिक हद तक नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं, और अगर हाँ तो फिर इसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, उसके आधार पर विकास का कार्य यहाँ किया जाएगा। राइट, ठीक है फ्रेंड, महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसे जरूर नोट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। राइट, ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार भारत के किस शहर में एक अर्धचालक इकाई की स्थापना करने की मंजूरी प्रदान की है। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार ने एक सेमीकंडक्टर मिशन चलाया है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, एक इकोसिस्टम बनाना है। इकोसिस्टम का मतलब होता है कि सेमीकंडक्टर के निर्माण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण उद्योग हैं, ठीक है, इकाइयां हैं, उन सभी को एक महत्वपूर्ण जगह पर आकर्षित करना और उन्हें वहां पर स्थापित करवाना, ठीक, ताकि सेमीकंडक्टर का उत्पादन जो है तेजी से हो सके। सेमीकंडक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है आज के सूचना प्रौद्योगिकी के युग में, ठीक है, और आधुनिक युग में, आज के जो टेक्नोलॉजी के जो युग हैं, उसमें सेमीकंडक्टर एक आधारभूत भूमिका निभा रहा है। एक महत्वपूर्ण कच्चे माल के रूप में इसका प्रयोग होता है, ठीक है ना। आपको पता ही होगा अच्छे से कि बहुत सारे महत्वपूर्ण जितने भी कंप्यूटराइज गाड़ियां हैं, कार हैं, ठीक है, ये सभी जितने भी हैं जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, इन सभी में सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके अलावे जितने भी आज के युग में बहुत भारी मशीन्स जो बन रहे हैं, ऑटोमोबाइल क्षेत्र जो है, उन सभी में इनका प्रयोग खूब हो रहा है। आपको पता होगा कि एक समय बीच में ऐसा आया था कि चीन का इकोसिस्टम बहुत मजबूत है, ठीक है, चीन का इकोसिस्टम सेमीकंडक्टर के उत्पादन में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, जहां पे चिप बहुत अधिक मात्रा में उत्पादित होते हैं, और ताइवान ये महत्वपूर्ण ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बहुत सारे सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन होता है। तो उनसे मतलब कि कम मात्रा में आयात होने की वजह से हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल क्षेत्र प्रभावित भी बीच में हुआ था। इस तरह का न्यूज समाचार पत्रों में आपने देखा होगा। फिर सरकार ने, हमारे देश की जो हमारी गवर्नमेंट है, उसने यह निर्णय लिया कि हमें भी वैश्विक स्तर पे एक हब के रूप में अपने आप को डेवलप करना है, ठीक है, ताकि हमारे यहाँ जितने भी उद्योग हैं वो अधिक से अधिक स्थापित हो सके और हम भी एक निर्यातोन्मुखी रूप में कार्य कर सके सेमीकंडक्टर के उत्पादन में, ठीक। तो इसीलिए इस इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के संदर्भ में सरकार ने इस मिशन को मंजूरी दी है, और इसके तहत जिस शहर को चुना गया है वह कौन सा है, जैसे आपके विकल्प दिए हैं गांधीनगर, सूरत, अहमदाबाद और साणंद। तो साणंद जो है ये सही उत्तर है। यहां पर सरकार ने इस मिशन को आगे बढ़ाया है, ठीक है, जिसके तहत बहुत सारे महत्वपूर्ण विश्व के जो देश हैं, जहां पर जिनके द्वारा कंपनियां हैं, जहां जो सेमीकंडक्टर के उत्पादन में अग्रणी है, उन लोगों ने समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किया है, और धीरे धीरे यहाँ पर विकसित किया जाएगा इस तरह के प्लांट्स का। राइट, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे, निम्न कथन में से सही कथन का आपको चुनाव करना है। देखिए कुछ सवाल ऐसे भी दिखते हैं, है ना, कुछ सवाल ऐसे रहेंगे, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। तो इसमें वन क्या कहता है, एकात्मकता की मूर्ति, स्टेचू ऑफ वननेस, ठीक है, ये आदि गुरु शंकराचार्य का है, ठीक है, ये पहला ऑप्शन आपका ये कह रहा है। दूसरा क्या है, स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है, स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस जो है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का है, ठीक है। तो इन दोनों ही कथनों के आधार पे आपके उत्तर कौन से होंगे, तो इसके लिए भी आपको विकल्प दिया गया है 4। ए दिया गया है 1 सही और 2 गलत होगा, कि 1 गलत है और 2 सही है, कि दोनों सही है, या फिर दोनों ही गलत है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा वो होगा सी, मतलब कि ये दोनों सही है, ठीक है। मतलब एकात्मकता की जो मूर्ति है वो स्टेचू ऑफ वननेस जो है आदि गुरु शंकराचार्य जी का बना हुआ है, ठीक है। ये मूर्ति मध्य प्रदेश में स्थापित है, ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थापित है। और वैसे ही देखा जाए तो यहाँ पे मैं लिख दूं, मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है, ठीक है, स्टेचू ऑफ वननेस को। और दूसरा स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का बना हुआ है। तो इस तरीके से ये है, आप इसे नोट कीजिए, ठीक है, अच्छे से, और बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड, ओके फ्रेंड, ठीक है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
कहता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाधवन या बधावन भी कहते हैं उसे, बाधवन कहिए बधावन कहिए, ठीक है, पत्तन का शिलान्यास किया है। यह कहाँ स्थित है? राइट, तो आपके विकल्प जो हैं वो दिए हुए हैं, गुजरात, ठीक है, बी है महाराष्ट्र, सी है तमिलनाडु और डी है आंध्र प्रदेश। मतलब कि जो पत्तन होते हैं वो एक महत्वपूर्ण, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन का एक महत्वपूर्ण जंक्शन है जहां पर पोर्ट्स आकर के क्या होती है, लगती हैं और वहां पर माल की ढुलाई होती है, ठीक है, वहां से माल उतरते हैं और फिर लोडिंग होती है, वहां से वो फिर जो शिप्स होते हैं बड़े बड़े वो वहां से जाते हैं। ये काफी गहरे होते हैं, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है। कुछ पत्तन प्राकृतिक भी होते हैं, अर्थात कि कुछ महत्वपूर्ण ऐसे तट होते हैं जिनकी भौगोलिक दशाएं बिल्कुल पोर्ट की जैसी होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसे कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। राइट, तो इसलिए देखा जाए तो ये जो बाधवन जो पोर्ट है ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारे यहाँ जो भी महत्वपूर्ण अभी 12 महत्वपूर्ण बड़े पोर्ट्स हमारे यहाँ हैं, ठीक है, पश्चिमी घाट पर और पूर्वी घाट दोनों ही छोर पे, ठीक है। तो एक नया पोर्ट जो है उसे अभी देश के लिए प्रधानमंत्री जी ने उसे मतलब कि शिलान्यास किया है और ये अभी अपने निर्माण के चरण में है। तो ये है महाराष्ट्र में, आपको याद रखना है, महाराष्ट्र में है, यहीं पर है बाधवन पोस्ट, बाधवन क्या पोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है? महाराष्ट्र में, इतना आपको याद रखना है। फिर एक क्वेश्चन है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि कंटेनर पोर्ट कंटेनर परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, ठीक है, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, के अनुसार वैश्विक स्तर पर शीर्ष 20 पत्तनों में से भारत में शामिल पत्तन कौन सा है? देखिए भारत में 12 पत्तन है अभी वर्तमान में, जो कि अपने अपने मतलब कि लेवल में देखा जाए तो वैश्विक पैमाने को ये पूरा करते हैं और काफी महत्वपूर्ण पत्तन है ये। तो उसमें से पूछा जा रहा है कि 20 शीर्ष जो विश्व के हैं उसमें भारत के पत्तन को किसे शामिल किया गया है? आपके ऑप्शन है विशाखापत्तनम पत्तन, उसके बाद है पीपा वाव पत्तन, फिर है कामराजर पत्तन और बीओ चिदम्बरम नार पत्तन। तो इन सब में आपका उत्तर हो जाएगा ए, विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है। विशाखापट्टनम पोर्ट का रैंक क्या है? 19 है, 19वां, ठीक है। और इसका पिछले साल जो पोर्ट रैंक था वो 100 से ऊपर था, ठीक है, लमसम 115 के आसपास, ठीक है। आप लोग देखिए खोज के, लमसम 115 के आसपास। इस साल इसे 19वां नंबर का रैंक इसे प्रदान किया गया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण बात है। और एक चीज और मैं आपको अगर यहाँ बता दूं, ठीक है, कि विश्व का जो सबसे नंबर 1 स्तर पे जो पोर्ट है वो है यांगशान। कौन सा पोर्ट है? यांगशान, ये चीन का एक पोर्ट है, ठीक है, जिसे इस कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की लिस्ट में नंबर 1 पे रखा गया है। आप इसे याद कर लीजिएगा, यांगशान पोर्ट चीन का। तो हमारे यहाँ तो आपको मित्रों पता है कि 12 महत्वपूर्ण पोर्ट हैं। बहुत सारे पोर्ट्स के बारे में आपको पता ही होंगे। दोनों पोर्ट्स कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो दोनों ही पोर्ट्स जो हैं हमारे इस पूर्वी घाट पे और पश्चिमी घाट पे ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये इधर से क्या है, ये बंगाल के खाड़ी की शाखा है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल का ये शाखा है। और ये क्या है? अरबियन सी, अरबियन सी। तो दोनों तरफ समुद्र है और तो पोर्ट लाजमी है कि यही मिलेंगे। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण पोर्ट्स हैं, बाकी सबके कुछ के नाम बदल दिए गए हैं तो वही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ठीक है, ये कहां पर है? तो पश्चिम बंगाल में, जो हल्दिया के पास में है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके के पोर्ट्स के कुछ नाम आपको याद होने चाहिए। के कामराजर पत्तन, तो ये कहां पर है? तमिलनाडु में है, ठीक है। दीनदयाल पोर्ट, ये कहां है? गुजरात में है, ये भी आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है। फिर जैसे इसमें लिखा हुआ है कि वीओ चिदम्बरनार पत्तन, ठीक है, ये भी तमिलनाडु में है। फिर विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है, आपको पता है ये भी कहां पे? आंध्र प्रदेश में है। फिर पारादीप, आपको पता है बहुत पुराना और महत्वपूर्ण पोर्ट है हमारे देश का, राइट, उड़ीसा में है, ठीक है। उसके बाद अगर आगे और चले तो चेन्नई में भी एक चेन्नई पोर्ट है, ठीक है, वो आपको पता ही होगा। फिर मुरमा गांव आपको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, गोवा का एक पोर्ट है हमारे यहाँ, है ना। तो इस तरीके से जो भी पोर्ट्स हैं उसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो आप उसे देखिएगा और उसे मेमोराइज भी कीजिएगा, क्योंकि कई बार ना राज्य के साथ में मिलान करने के लिए भी पोर्ट्स के बारे में पूछ दिया जाता है। राइट, ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं अब। ओके ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत महत्वपूर्ण है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, मतलब कि केरल, आपके ऑप्शन है ए केरल, बी उत्तराखंड, सी तमिलनाडु और डी हिमाचल प्रदेश। तो प्रश्न ये कहता है कि इन चारों ही राज्यों में किस राज्य को एसडीजी इंडेक्स 2023-24 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। मतलब कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो है उसमें 16 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिसको चिन्हित किया गया है, या फिर उसे हम लक्ष्य कहते हैं, या उसे हम क्या कहते हैं, गोल कहते हैं। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, एसडीजी का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, राइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इसमें 16 गोल रखे गए हैं टोटल, और प्रत्येक गोल पे राज्य की रैंकिंग की जाती है, उन्हें अंक दिया जाता है। ठीक है, अब उस अंक को देखा जाता है मिलाकर के कि किसी भी राज्य को 16 जितने भी पैमाने हैं, 16 जितने भी गोल हैं, लक्ष्य हैं, जिसे रखा गया है 2030 तक प्राप्त करने का, 2015 से 2030 तक को का टारगेट रखा गया है 15 साल का। तो इसमें यह देखा जाता है कि 2015 से लेकर के 2030 तक का जो टारगेट रखा गया है, 15 ईयर टारगेट जो रखा गया है, इसमें हर साल देखा जाता है कि कौन सा राज्य कैसा परफॉर्मेंस किया है और कौन सा राज्य क्या है धीरे धीरे इस टारगेट को प्राप्त करने की ओर बढ़ रहा है। और 16 लक्ष्य जो हैं या फिर 16 जो गोल हैं उसमें इंडिविजुअली सभी राज्यों का प्रदर्शन कैसा है उसके आधार पर उसका एक अपना ओवरऑल रैंकिंग तैयार किया जाता है। ठीक है, तो उसमें केरल राज्य जो है पहले नंबर पे है, और साथ ही साथ उत्तराखंड भी पहले ही नंबर पे इस बार रखा गया है। मतलब कि इन दोनों ही राज्यों को इस बार एक साथ रखा गया है, और दोनों को जो है वो 79 क्या है अंक दिए गए हैं। ठीक है, इस सूचकांक में 79 अंक दिए गए हैं। तो 79 अंक के साथ में केरल और उत्तराखंड पहले नंबर पे है, तो आपका जो विकल्प होगा वो ए एकदम राइट होगा। ठीक है, मतलब ए और बी दोनों ही सही होंगे, शीर्ष स्थान पे दोनों राज्य शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या कहता है कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तर प्रदेश और बिहार इन दोनों की रैंकिंग कितनी है। तो पीसीएस के एग्जाम में आपको तो बहुत अच्छे से पता है कि जिस राज्य का आप पीसीएस दे रहे हैं तो उस राज्य से संबंधित सवाल भी इस तरह के आ जाते हैं रैंकिंग वाले, राइट। तो उसमें आपका क्या है, ए 18 और 28 और बी 18 और 19, सी 17 और 18, डी 15 और 16। तो देखिए इसका सही उत्तर है ए। ठीक है, 18 और 28, मतलब कि उत्तर प्रदेश की जो रैंकिंग है एसडीजी रैंकिंग में 18वां रैंक है और बिहार की 28, अर्थात बिहार सर्वाधिक सबसे पीछे राज्यों में सबसे पिछड़ा रैंकिंग है, सबसे पीछे है। सवाल ऐसे भी उलट के बीपीएससी कई बार पूछती है कि नीचे से प्रथम, नीचे से दूसरा, नीचे से तीसरा, ऐसे आता है। तो अगर नीचे से प्रथम हो तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। इसके जस्ट ऊपर जो एक राज्य है वो इसका भाई है झारखंड। कौन, झारखंड। दोनों एक साथ थे पहले, अब क्या हुआ, अलग हो गया। तो 27 नंबर पे झारखंड है और 28 पर बिहार है। तो ये एक सवाल था। ठीक है, ओके फ्रेंड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना चाहिए हम लोग को। ओके ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए, इसका केंद्रीय विषय विकसित भारत की ओर सतत समावेशी विकास नाम है। ठीक है, राइट, विकसित भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास। ठीक है, उसके बाद फिर बी है, इस सूचकांक को नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, ये तो आप लोग को पता होगा, राइट। ठीक है, और ये भी राइट है। ठीक, उसके बाद फिर सी है, सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश प्रथम है। सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश प्रथम है। ठीक है, मतलब कि उत्तर प्रदेश ने लंबा छलांग लगाया है, राइट। उसके बाद ये चौथा संस्करण है, तो ये भी राइट है, ये भी एक चौथा संस्करण है। इसका मतलब कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ई, एकदम राइट है, ई होगा राइट, उपरोक्त सभी। तो आप देखिए
कि इसमें ये जो है ये आपसे ना कि मतलब इसका शीर्षक क्या है, ये आपसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली भी बना करके पूछा जा सकता है। केवल यही बना दिया जाएगा क्वेश्चन कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में का शीर्षक क्या था, ठीक है। और 4 ऑप्शन आपके दे दिए जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि विकसित भारत की ओर सतत क्या प्रगति समावेशी विकास, मतलब कि भारत विकसित बनेगा, सतत प्रगति होगी, तो लेकिन वो प्रगति कैसी होगी, समावेशी विकास की तरह की होगी। समावेशी विकास का मतलब क्या होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए विकास में, ठीक है। विकास केवल चुनिंदा लोगों के लिए ही नहीं होनी चाहिए, किसी चुनिंदा वर्ग के लिए नहीं होना चाहिए। विकास में सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए और उसका प्रभाव सभी पे पड़ना चाहिए, सभी को उसका लाभ मिलना चाहिए, लाभ सीमित कभी नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया इसका केंद्रीय विषय और नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। और नीति आयोग के अभी कौन है, अध्यक्ष कौन है अभी हमारे, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष स्वयं पीएम होते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं प्राइम मिनिस्टर है हमारे देश के। और प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, इसके एक्स ऑफिसियो होते हैं, मतलब पदेन अध्यक्ष होते हैं। और साथ ही साथ इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो सुमन कुमार बेरी हैं, ये याद रखिएगा। कौन, सुमन बेरी, सुमन बेरी, राइट। तो इस बात को भी याद रखना है। और यहाँ सुमर लिखा हुआ है, सॉरी, ठीक है। और फिर सर्वाधिक सुधार उत्तर प्रदेश में दर्ज किया, चौथा संस्करण था। तो इस तरह से सभी उत्तर सही होंगे, ठीक है फ्रेंड। तो आज हम लोगों ने जल्दी जल्दी 15 क्वेश्चन को कवर करने का कोशिश किया। हम लोग अगले सेशन में 20 करेंगे, 25 करेंगे, ठीक है। हम लोग हमेशा आगे बढ़ते चलेंगे, राइट। क्योंकि ये जो सेक्शन है करंट अफेयर्स का, इसमें जितना ज्यादा कवरेज आपका होगा परीक्षा में उतने ही ज्यादा सवाल आप सही करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि प्रिडिक्शन बहुत कठिन होता है, लेकिन हम लोग अच्छे से अच्छे सवालों को लेकर के आएंगे इस सीरीज में, ठीक है। डिस्कशन के थ्रू आप लोगों को एक सवाल का डिस्कशन में आपको कई डायमेंशन खुलेंगे, मिलेंगे। तो आप लोग बने रहिए। और अगर अच्छा लगता है हम लोग का ये इनिशिएट, तो आप लोग इसे और आगे बढ़ाइए, शेयर जरूर कीजिए, लोगों में बताइए इसके बारे में, और हम लोगों को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ओके। हम भी मोटिवेट आपसे होते हैं और आपके लिए अच्छे से अच्छा क्या है मटेरियल लेकर के आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे अगले सेशन के साथ हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।